नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक महिला की जिसकी आयु इस समय 42 साल की है। जब वो इस पूरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका में थी तब वो मात्र 34 वर्ष की थी या उससे भी कम थी। और उस महिला के पिता भारत में व्यापारी रहे होंगे। जब उनको नुकसान हुआ तो वो दुबई शिफ्ट हो गए। ये बच्ची दुबई में गई और दुबई में उसकी पढ़ाई लिखाई हुई। वहाँ से अरबी बहुत अच्छी सीख गई, इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, हिंदी पर भी कमांड थी और वहाँ की भाषा मलयालम पर भी, केरला की भाषा मलयालम पर उसकी कमांड थी। चार भाषाओं को बहुत अच्छे से बोलती थी। उस महिला के वजह से मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जेल में हैं। और प्रमुख सचिव का मामला इसलिए मैं उठा रहा हूं, हालांकि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि ये प्रकरण पूरे देश को सामने आना चाहिए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर करप्शन का मामला है। कॉन्स्टिट्यूशन बना हो, कानून बना हो, लेकिन सरकार अगर उसको सही से चलाने वाली ना हो तो कानून अपना काम नहीं कर सकता जब तक सरकार में सब कुछ ठीक ना हो। ऐसी परिस्थिति में ये पूरा का पूरा मामला जब आया तो मुख्यमंत्री भी फंसे और प्रमुख सचिव भी फंसे। अब चूंकि मुख्यमंत्री का डायरेक्ट एक्शन होता नहीं है, हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स में ये एक भारी कमी है। और भारी कमी ये है कि सारे काम या तो मुख्य सचिव करेगा, प्रमुख सचिव करेगा, कोई सहायक सचिव करेगा, कोई एडवांस सचिव, कोई मतलब एक व्यक्ति ऐसा इसमें काम करेगा और उसकी साइनिंग अथॉरिटी होंगे। हमारे यहाँ चूंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स भारत का ऐसा था कि इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भारत में जो मैक्स वेबर का मॉडल आया, उस मॉडल में कर्मचारी जो था वही बॉस था। ये तो उस समय ईसाइयों ने भारत में डेवलप किया था और ईसाइयों ने अपने चौथे क्लास के कर्मचारी, यानी कि वहाँ राजा या रानी, फिर वहाँ सरकार के मातहत कर्मचारी और उन कर्मचारी यानी कि ब्यूरोक्रेट, उन ब्यूरोक्रेटों के मातहत काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स जो उपनिवेश में काम करते थे भारत में। तो कौन सी कैटेगरी हुई? रूलर के नीचे सरकार के नीचे वहाँ के ब्यूरोक्रेट, वहाँ के ब्यूरोक्रेटों के अंडर यहाँ के ब्यूरोक्रेट। और उद्देश्य दादा भाई नौरोजी कहते थे कि उद्देश्य इनका सिर्फ भारत को लूटना है। तो अगर ब्यूरोक्रेट को यहाँ बिठाया चौथे क्लास के और उसके बहुत सारे छेद प्रशासन में करवाए उन्होंने, तो आफ्टर ऑल कुछ तो कानूनन पैसा सरकार के पास पहुँचेगा, कुछ ब्यूरोक्रेट लूटेंगे, वो भी इंग्लैंड ही जाएंगे तो वहाँ पैसा लेकर जाएंगे। इसलिए करप्शन कोई बुरी बात नहीं थी और करप्शन के रास्ते खुले होना स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ तो नंबर एक में जैसे मैंने कहा होगा, बाकी रिश्वत का पैसा होगा, बाकी नंबर दो का पैसा होगा। तो कुल मिलाकर पैसा ब्रिटेन कैसे जाए, इसके लिए ये मॉडल बनाया गया था। और इसीलिए भारत में राजा, जमींदार, महाराजा, स्वतंत्र राजा, इनके होते हुए भी साइनिंग अथॉरिटी तो प्रमुख सचिव या मुख्य सचिव ही था या उस डिपार्टमेंट का प्रमुख सचिव था जहां से करप्शन हो रहा था। तो भारत में करप्शन का आलम ये कि ब्यूरोक्रेट ही यहाँ का मालिक होता है। राजाओं के ऊपर भी ब्यूरोक्रेट ही बैठता है। आप लाख वोट दे दीजिए और वोट देकर सरकार बैठा दीजिए, राजा बैठा है लेकिन राजा ब्यूरोक्रेट के मातहत आता है। इसलिए असली राजा अगर कहें, असली पावर कहें, तो किसी भी राज्य में मुख्य सचिव के पास होती है, केंद्र में भी मुख्य सचिव के पास होती है। हाँ, जनता का सपोर्ट लंबा रहता है और राजा या जो चुना हुआ व्यक्ति है उसको भी प्रशासनिक जानकारी है। वो अगर उनको कंट्रोल कर सकता है और उसकी विल पावर स्ट्रांग है तो फिर कर ले जाएगा। तो फिर मोदी जी की तरह सोचना चाहिए कि वो कहते हैं जैसा ग्लास होगा वैसा पानी होगा, यानी कि ब्यूरोक्रेट पानी है, जैसा ग्लास होगा उसमें भर जाएगा। अब सरकार में बैठे लोग अगर करप्ट हों, 1 रुपया चुराते हों, तो ब्यूरोक्रेट के हाथ में तो 9 रुपये चुराने का अवसर है। ऐसा ही मामला ये जो आया वो सामने आया। इसलिए मुख्यमंत्री पर तो प्रश्न आता नहीं है, आता है प्रश्न, सरकार पर प्रश्न आता है कि वो अपने प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए आता है। लेकिन
मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व होगा तभी ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व हो सकता है। जब तक मुख्यमंत्री या सरकार करप्ट ना हो तब तक प्रशासन करप्ट होना थोड़ा कम होगा। मतलब करप्ट तो हो सकता है लेकिन कम होगा। और अगर ब्यूरोक्रेट यानी कि ब्यूरोक्रेसी करप्ट ना हो तो सरकार बिल्कुल करप्ट नहीं हो सकती। सरकार के पास करप्शन करने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि अगर सरकार के पास जो अधिकार है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग आप ईमानदार आदमी की कहीं भी कर दो, उसको सैलरी देनी पड़ेगी, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने थाना कौन सा दिया, कचहरी कौन सी दी, जिला कौन सा दिया और कौन सा काम दिया। वो तो जहाँ बैठेगा वहाँ काम करेगा। इसलिए ब्यूरोक्रेसी करप्शन रोकना चाहे और ईमानदार हो जाए तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो और सरकार भी वैसी बैठ जाए तो बंटाढार तो होना ही है। ये ऐसा ही एक मामला है जिसमें प्रमुख सचिव ने ये क्लेम किया है। प्रमुख सचिव का ये कहना है, जो जेल में है श्रीमान जी, सुप्रीम कोर्ट में केस आया है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत दे दी है और जमानत अगली तारीख तक कंटिन्यू रखने की बात कही है। प्रमुख सचिव ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी छापी थी जिसमें कहा था कि मैं ट्रैप में फंस गया और मैं ट्रैप में फंस गया, जिस ट्रैप में फंसा हूँ उससे, और वो हनी ट्रैप था। ये उन्होंने अपनी बायोग्राफी में ऐसा कहते हैं खुलासा किया। हिंदुस्तान टाइम्स में उसकी पूरी स्टोरी छपी थी। महिला की आयु आज की तारीख में 42 साल है। तो वो कहते हैं मैं हनी ट्रैप में फंस गया और इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा। लेकिन जिस महिला की बात कही गई वो महिला का जो वर्जन है, जो स्टेटमेंट है, जिसके खिलाफ हनी ट्रैप की बात प्रमुख सचिव ने की है कि वो ट्रैप में फंस गए, उसकी वजह से 2 बड़े केसेस सरकार में आए हैं। वो पहला बड़ा केस था गोल्ड स्मगलिंग का। सोने को स्मगलिंग करने के लिए सरकार इन्वॉल्व थी, प्रमुख सचिव इन्वॉल्व थे और उसमें मुख्यमंत्री इन्वॉल्व थे। और दूसरा विषय था कि एक हाउसिंग सोसाइटी वहां पर बनाई गई, लाइफ मिशन जिसको कहा गया, वो दुबई की कंपनी को उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिए गए जिसमें ईडी ने चार्जशीट लगाई है और ईडी की चार्जशीट के चक्कर में वो सुप्रीम कोर्ट में केस है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जब उनके ऊपर एलिगेशन लगाए इस महिला ने और पूरा खुलासा किया था कि वो कैसे कैसे किन प्रकरण में आए, सच क्या है ये तो अभी कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन प्रमुख सचिव कह रहा हनी ट्रैप है, क्योंकि कई बार प्रमुख सचिव के साथ उन्होंने विदेश यात्रा, उस महिला के साथ विदेश यात्रा करी, कई जगह पर वो घूमे, कई जॉब्स दिलवाए, सरकार से इन्वॉल्वमेंट करवाया, सरकार से परिचय करवाया। लेकिन पहला परिचय उस महिला का मुख्यमंत्री के साथ हुआ। आज केरला के मुख्यमंत्री विजयन साहब ये दुबई में यात्रा करने गए थे, कुछ काम से गए होंगे अपनी ऑफिशियल यात्रा में। दुबई में यात्रा करने गए और ये जब वापस जा रहे थे तो इन्होंने खबर भेजी एयरपोर्ट पर कि हमारा वहाँ बैग रह गया है। वो बैग लेने के लिए कोई भारतीय, मतलब ये महिला जो है वो वहाँ किसी कंपनी में काम करती थी एयरपोर्ट पर, कार्गो में, जो सामान ढुलाई उलाई का काम करते हैं। तो इस महिला से कहा गया कि भाई ये पहुंचाना है। उसने क्या किया कि उस बैग को खोल कर देख लिया। जब उस बैग को खोल कर देखा गया तो उसमें फॉरेन करेंसी भरी हुई थी, विदेशी मुद्रा भरी थी बैग में। मतलब हम अपने भारतीय शब्दों में कहें नोट भरे थे। अब वो महिला बैग लेकर वापस तो गई, लेकिन उसको ये अवसर मिल गया कि वो मुख्यमंत्री के नज़दीक चली जाए। वो मुख्यमंत्री के नज़दीक चली गई, मुख्यमंत्री से उसने दोस्ती कर ली। मुख्यमंत्री के साथ उनके प्रमुख सचिव थे, प्रमुख सचिव के माध्यम से दोस्ती हुई, तो प्रमुख सचिव से उस महिला के संबंध अच्छे हो गए। और ये इसलिए अच्छे हो गए क्योंकि उसने वो बैग उनको वापस किया और कोई कानूनी कार्रवाई उसने नहीं होने दी, अंदर अंदर उसने कर लिया। भाई वो टूर करके वापस चले आए। भारत में इधर मोदी जी की सरकार चूंकि बन ही चुकी थी और मोदी जी ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे सामने समस्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हम ऑयल वहाँ से परचेज करते हैं और जो ऑयल आता है वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो ऑयल के एवज में हम कैसे कवर करें, तो उसके लिए गोल्ड पर भारत में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई। गोल्ड का प्राइस भारत में उठने लगा। अब चूंकि दुबई में गोल्ड या यूएई में गोल्ड सस्ता है और भारत में इंपोर्ट ड्यूटी नंबर 1 से आएगा तो महंगा है। तो ये महिला चूंकि कार्गो में काम करती थी, इसलिए ये महिला सब गुण जानती थी और अपनी कंपनी में काम कर रही थी। इधर प्रमुख सचिव ने इसको एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्टेट की कंपनी थी उसमें जॉब दिलवा दिया।
अब वो बात कुछ खुली तो रिज़ाइन कर दिया उसने। रिज़ाइन करने के बाद दूसरी जॉब्स दिलवाई, और इधर कहा गया कि प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री वहां से गोल्ड स्मगलिंग का मामला चल रहा था, वो वहां से गोल्ड स्मगल किया जा रहा था। अब चूंकि ये कार्गो में काम करती थी, इसलिए वो सब उसको एयरपोर्ट के और सी पोर्ट्स के सब रास्ते मालूम थे, इसलिए वहां से गोल्ड यहां स्मगल होकर आने लगा। केंद्र सरकार की जो ड्यूटी होती है वो ड्यूटी बचाएगी, मालूम पड़ा कि आधा पैसा बच जाएगा, और वो स्टेट में बेचा गया। इसमें भी मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव का नाम सामने है। जब वो मामला पकड़ गया गोल्ड, भाई कस्टम वालों ने पकड़ लिया। कस्टम ने जब गोल्ड पकड़ लिया तो पकड़ने के बाद खेल खुला, कौन है इसके पीछे। तो मालूम पड़ा कि वो इसमें एक महिला इन्वॉल्व है। अब वो महिला जो इन्वॉल्व है, स्वप्ना सुरेश उसका नाम बताया गया। दूसरी तरफ क्या हुआ कि राज्य सरकार लगातार कह रही थी कि यूएई का एक कॉन्सुलेट केरला में खोला जाए, तिरुवनंतपुरम में, ताकि यूएई और केरला का संबंध बन सके। और केरला हम जानते हैं कितना सेंसिटिव स्टेट है, भाई खुल गया वहां। तो वहां पर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में ये महिला को इन्वॉल्व कर दिया गया। चूंकि वो अरेबियन बहुत अच्छी बोलती थी, वो इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलती थी, हिंदी जानती थी और मलयालम भी जानती थी, इसलिए वो मीडिएटर की तरह काम करेगी। इसी बीच में जब वो स्मगलिंग का केस आया तो उसने ये पूरा प्रकरण बताया कि कैसे ये चला और कहां से हमारे उनके संपर्क आए। मैंने जैसे कहा कि प्रमुख सचिव लगातार कह रहे हैं कि अभी भी वो कह रहे हैं कि भाई हम हनी ट्रैप में फंस गए और हमसे बहुत मेरा मिसयूज किया गया, मुझे मालूम नहीं मेरा क्या क्या किया गया। लेकिन ये महिला विजयन सरकार में बहुत पावरफुल बनकर उभरी, और इसके पास बीकॉम की डिग्री थी महाराष्ट्र से। जब ये पकड़ी गई तो उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम पड़ा ये तो 10वीं पास भी नहीं है, वो डिग्री भी फर्जी है। जिन डिग्रियों को लगाकर उसको जॉब ऑफ दिलवाया गया था, जॉब ऑफर किया गया था, और वो सिस्टम में घुसी थी। लेकिन महिला बहुत तेज थी। फिर क्या हुआ कि दुबई की जिन कंपनियों में वो काम करती थी, फ्लड आया केरला में। केरला में फ्लड आने की वजह से फ्लड प्रभावित क्षेत्रों के रहने वाले लोगों के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाई, लाइफ मिशन जिसको कहा गया। उस लाइफ मिशन से पहले 20 करोड़ रुपया एक कंपनी ने यहां अनुदान दिया, यानी कि एफसीआरए का मामला फंस गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और एफसीआरए का मामला यहां इसलिए फंस गया क्योंकि राज्य को उसने डोनेशन दी, राज्य ने क्लियर करवा दी फाइल फ्लड के लिए। लेकिन वो पैसा एक्चुअली फ्लड के लिए नहीं दिया गया था। वो पैसा अगर यहां इन्वेस्टमेंट के रूप में लगाया जाता, मतलब इन्वेस्टमेंट आता तो एफसीआरए में फंस जाता, फिर वो प्रोजेक्ट पूछते, रिश्वत सब पूछते। अब उसमें तो लंबी खेल हुआ, लंबा रिश्वत हुआ। ये कहते हैं कि उस पूरे प्रोजेक्ट में 30% ये जो मिसेस सुरेश है इनके पास गया, स्वप्ना सुरेश के पास 30% फंडिंग। और राज्य सरकार की भी फंडिंग खूब ठीक ठाक हुई उस प्रोजेक्ट के लिए। 20 करोड़ रुपया तो नंबर 1 में एफसीआरए क्वालिफाई करके भेज दिया गया सरकार के पास। सरकार ने वो रिहेबिलिटेशन रिलीफ के रूप में वो प्रोजेक्ट को दे दिया, और उस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी को दे दिया। मैं फिर से बताता हूं, जिस कंपनी ने रिहेबिलिटेशन रिलीफ के रूप में पैसा दिया 20 करोड़ रुपया, वो पैसा चला गया, उसी पैसे को ग्रांट करके वो प्रोजेक्ट में लगा दिया गया। उस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी को दे दिया गया जिसने वो 20 करोड़ रुपया दिया था। और ऐसा कहते हैं वो मिसयूज किया गया था फंडों का। तो लाइफ मिशन भी फंस गया, ईडी सक्रिय हो गई। जैसे उसको पता लगा, ईडी सक्रिय हो गई। और ईडी सक्रिय इसलिए हो गई, इसलिए नहीं होगी कि उसको अपने आप स्वप्न आया था। जब ये पूरा प्रकरण केरला का खुला तो मुख्यमंत्री ने 1 घंटे का एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने कहा कि मैं सेंट्रल एजेंसियों से इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा। सेंट्रल एजेंसियों को भनक लगी भाई काम मेरे पास आने वाला है, बड़ा मामला है। और मुख्यमंत्री ने शायद इसलिए कहा होगा कि इससे जनता कम से कम शांत हो जाएगी कि भाई हम दोषी नहीं, हम तो सेंट्रल एजेंसी से करवाना चाहते हैं। जब सीएमओ में सेंट्रल एजेंसी पहुंची, मतलब इन्होंने चिट्ठी विट्ठी नहीं दी, जब सीएमओ सेंट्रल एजेंसी पहुंची सीबीआई, तो इन्होंने मना कर दिया, घुसने भी नहीं दिया। अब जब मना कर दिया तो कैसे चलेगा आगे? तो
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को यह भनक लग गई कि मामला गंभीर है, चूंकि खुल ही रहा था, पब्लिक ओपिनियन में था, तो ईडी सक्रिय हो गई। ईडी ने जो कंपनी का पैसा आया था वो 20 करोड़ रुपए का हिसाब मांग लिया कि भाई यूज कहां हुआ। तो मालूम पड़ा कि राज्य सरकार ने वो फाइल क्वालिफाई करवाई थी, वो क्लियर करवाई थी केंद्र से, एफसीआरए से, और वो पैसा रिलीफ फंड में गया था। रिलीफ फंड से फिर कंपनी को वापस चला गया और उसमें बीच में बड़ी भारी रिश्वत चल गई। ईडी ने वो मामला खोला। जब खोला तो गिरफ्तार कर लिया प्रमुख सचिव को, चूंकि प्रमुख सचिव ही सब कुछ कर रहे थे। और ये जो सपना सुरेश नाम की महिला है, ये कॉन्सुलेट में भी काम कर रही थी, ये पुरानी कंपनी में भी काम कर रही थी, ये सब क्वालिफाई करवा रही। अब इनका वर्जन ये है, इसमें ये अपना वर्जन दे रही, कहने साहब ये सब कुछ उनको मालूम था, जैसा वो इंस्ट्रक्शन करते गए वैसा मैं कर रही थी। मैं तो, वो कहती कि वो तो केवल अरबी जानती है और चूंकि मीडिएशन का काम सबसे आसानी से कर सकती है, इसलिए इन्होंने मुझे चुना, मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ये जैसा जैसा कहते गए वैसा वैसा हम करते गए। हम चूंकि अरबी जानते हैं, वहाँ की हमारी कंपनियां हैं, और इस महिला का कहना यह भी है कि वहाँ पर जिन कंपनियों में वो काम करती थी, वहाँ पर उसके जो संपर्क हैं, उन संपर्कों को यहाँ पर सरकार ने एक्सप्लोर किया। चूंकि वहाँ मल्टीनेशनल कंपनियों में वो काम करती थी, वो एयरपोर्ट पर भी काम करती थी, दिमाग के शातिर मतलब शार्प थी। तो वो कहती है कि मेरा दुरुपयोग इन्होंने किया, और ये कह रहे हैं हम हनी ट्रैप में फंस गए। हालांकि वो महिला पर फर्जी डिग्री और फोर्जरी इसका केस चल रहा है कि भाई तुम अगर साफ सुथरी थी, सब कुछ ठीक था, तो फिर ये फर्जी डिग्रियां लगाकर जॉब क्यों ऑब्टेन की गई, वहां सरकारों के अंदर क्यों घुसा गया। लेकिन मजे की बात यह है कि राज्य सरकार दुबई के माध्यम से या यूएई के माध्यम से क्या खेल रही है। क्या शेख इन्वॉल्व है, क्या आतंक इन्वॉल्व है, क्या इस्लामिक फंडिंग इन्वॉल्व है, क्या इस्लामिक फंडिंग केरला का यह हाल इसीलिए है क्योंकि वहां से इस्लामिक फंडिंग हो रही है। ये सब प्रश्न हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई के लिए मामला आगे बढ़ाया, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख सचिव को कम से कम अभी बेल दे दी है, अगली तारीख तक। परमानेंट बेल नहीं दी, अगली तारीख तक बेल दे दी, और कहा कि भाई केस की सुनवाई हमारी अदालत में चलेगी। महिला भी बेंगलुरु में रह रही है। आप सोचिए कि हनी ट्रैप कहां तक ले जा सकता है। चीफ मिनिस्टर कहते हैं हमको फंसाया जा रहा है, ये केंद्र फंसा रहा, जबकि वो कह रहे थे केंद्र से हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, लेकिन केंद्र फंसा रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, और कह रहे हैं कि साहब हमारा कोई दोष नहीं, मुझे तो मालूम भी नहीं है। हाँ, ये तो मैं मानता हूं, चूंकि सिस्टम के हाथ में ही सारी पावर है और साइनिंग अथॉरिटी मुख्यमंत्री होता ही नहीं है, या कोई मंत्री साइनिंग अथॉरिटी होता ही नहीं है तो मंत्री मुख्यमंत्री फंसेगा कैसे। केजरीवाल देख लीजिए कि सब करवाएगा वही, लेकिन फंसेगा नहीं। फंसेगा क्यों नहीं? क्योंकि साहब उसका तो रास्ता ये है कि प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, ये वो सब साइनिंग अथॉरिटी तो वही हैं जो अंग्रेजों ने बनाई थी। अभी भी भारत में जो जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति है, उसके पास साइनिंग की अथॉरिटी नहीं है, उसके पास एग्जीक्यूटिव की फुल पावर नहीं है। वो केवल डायरेक्शन देता है, सुझाव देता है, और ट्रांसफर पोस्टिंग की चूंकि उसके पास पावर होती है, इसलिए ये सब मलाई मारने के लिए अच्छी अच्छी पोस्टिंग चाहते हैं, उसके लिए अपना चलते हैं। इसीलिए ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बड़ा खेल है। जिन सरकारों के पास ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर नहीं है, वो सरकारें करप्शन नहीं कर पाती। दिल्ली है, दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर चूंकि राज्य सरकार को नहीं है, इसलिए राज्य सरकार फड़फड़ाती है। करप्शन तो दुनिया भर का करती है, लेकिन फंस जाती है बार बार। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर ना होने की वजह से जो उसके सेक्रेटरी, जो उसके ब्यूरोक्रेट हैं, वो उसकी बात से उतना सहमत नहीं होते। और जैसा मैं कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेट अगर सुधर जाए तो सरकार करप्शन कर नहीं सकती, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेट करप्ट है तो सरकार उसकी सहायक हो सकती है। ब्यूरोक्रेट करप्ट है तो सरकार रोकने का प्रयास कर सकती है, लेकिन रोक लेगी ये आवश्यक नहीं है। तो यहां पर प्रमुख सचिव तो फंसना स्वाभाविक है, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी तो वही होंगे, और बाकी के सचिव इन्वॉल्व उसमें दोषी होंगे, क्योंकि बाकी तो साइनिंग अथॉरिटी वही है, सब वही करते हैं। मुख्यमंत्री इसलिए मजे मार रहे हैं, टहल रहे हैं, और साथ में कह रहे हैं साहब ये तो सब खेल हो रहा था, मेरे पीछे पीछे खेल हो रहा था, ये सब ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इसमें सीएम के खिलाफ भी चार्जशीट है, सीएम के खिलाफ भी एलिगेशन है। फंसेंगे तो सीएम साहब भी भयंकर फंसेंगे।
हालांकि ये जो मिसेस सुरेश हैं, इनका कहना ये है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर चीफ मिनिस्टर को बचाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, क्योंकि प्रमुख सचिव जब फंसेगा, बात खुलेगी तो फिर बाद में खुलेगी कि मुख्यमंत्री इन्वॉल्व था। अभी तो साइनिंग अथॉरिटी सामने है और मिसेस सुरेश का स्टेटमेंट हो रहा है। इसमें डीजीपी अभी एक एडीजी हटाना पड़ा राज्य सरकार को आनंद फानन, क्योंकि एडीजी के पास यही गोल्ड घोटाला और इसकी इन्वेस्टिगेशन थी, और वो ये मिसेस सुरेश ने वो बयान दे दिया था कि ये सब हमको हड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जो तुमने बयान दिया है पुलिस में और ईडी में, वो बयान वापस ले लो। इसको सही दिखाने के लिए मुख्यमंत्री ने वो एडीजी हटा दिए। और ये मतलब कुल मिलाकर प्रकरण चल रहा है। लेकिन हनी ट्रैप कहाँ तक पहुँच सकते हैं वाकई में, अगर हनी ट्रैप है तो, और नहीं तो सरकार क्या क्या खेल खेलती है ये सब कुछ इसमें पता लग रहा है। ये स्मगलिंग भी सरकारें करती हैं। दुरुपयोग अपनी ही जनता के लिए बनाए जा रहे भवनों में किस प्रकार विदेशी कंपनियों को इन्वॉल्व किया जाता है और कैसे उनके बीच में रिश्वत लेकर उनको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, और कैसे केंद्र लगातार एफसीआरए कानून या कानूनों के माध्यम से विदेशी फंडिंग को रोक रही है भारत में, ताकि भारत को ये उथल पुथल न कर सकें। लेकिन राज्य सरकारें भी तो ये सोचेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।